बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम। One earth, one family, one future. One earth, one family, one future. नमस्कार, आप सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो। मैं हूं स्वाति आपके साथ और मैं लेकर आई हूं आपके लिए आकाशवाणी की बहुत ही विशेष प्रस्तुति मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। जी हाँ, G20 अब हर एक की ज़बां पर है और G20 एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हर भारतीय जानता है और सभी को इस पर गर्व है, क्योंकि इस साल इसकी अध्यक्षता है भारत के पास। और भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही हैं बहुत सारी गतिविधियां जिसके बारे में हम आपको बताते रहते हैं लगातार हमारे इस प्रोग्राम में। हर हफ्ते हम आपके लिए G20 का एक नया आयाम समेट लाते हैं और आज भी हम कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। जी हाँ, टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत आगे बढ़ती जा रही है और टेक्नोलॉजी से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें भी हैं और टेक्नोलॉजी जहाँ दुनिया को जोड़ रही है वहीं पर पूरी दुनिया उससे होने वाली समस्याओं से भी जूझ रही है। तो ऐसे में ज़रूरत होती है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हों, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हों। उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। G20 में भी लगातार यही चर्चा के विषय हैं। तो इस बारे में आज बात करने के लिए हमारे साथ जो विशेष मेहमान हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं वो है प्रोफेसर डॉक्टर सुनंदा भारती। आप लॉ की प्रोफेसर हैं फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ और आपकी एक्सपर्टीज है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। केवल 100 लोगों को मिलने वाले ग्लोबल लेक्स फाल्कन अवार्ड 2021 से आप सम्मानित हैं और आपको ये अवार्ड दिया गया है फॉर इम्पैक्टफुल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सिंप्लीफाइंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आज की दुनिया में जहां प्रोटेक्शनिज्म और साथ साथ कहना चाहिए कि शेयरिंग, इन दोनों के बीच में एक घमासान चल रहा है, ऐसे में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और साथ ही इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो कि ऋषि प्रोजेक्ट है, रिसोर्सेज ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन फॉर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, उसके साथ भी आप जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर सुनंदा भारती, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद स्वाति। डॉक्टर साहब, मैंने जैसे कि अपने लिसनर्स को बताया कि बहुत टेक्नोलॉजी तेज़ी से एडवांस कर रही है और उससे होने वाली समस्याएं भी और ज़्यादा लगातार जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसे में जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो इसकी क्या ज़रूरत है उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स की जब हम बात करते हैं स्वाति, तो हमें ये जानना होगा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट, किसके कॉन्टेक्स्ट की में बात हो रही है। तो टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट्स तो कई सारे हैं, पर अगर हम फॉर एग्जांपल वर्चुअल जैसे कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो उसमें हमारे जो डिजिटल एसेट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर हम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की बात करें और उसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, तो उसके कंटेक्स्ट में हमें बताइए। तो मैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर ही आ रही थी। अब इनके कॉन्टेक्स्ट में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को जानने के लिए हमें ये जानना पहले जरूरी होगा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एक्चुअली हैं क्या। जी, तो इसमें अगर मोटे तौर पे देखा जाए, मैं थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफाई करके बताना चाहूंगी क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है पेचीदा है। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स मोटे तौर पे ब्रॉडली स्पीकिंग दो तरह के होते हैं। एक तो हो गया क्रिप्टो करेंसी, जी ठीक है, जिसकी कहानी 2009-10 में बिटकॉइन से शुरू हुई और अब तो वो बहुत बढ़ गई है इन द सेंस के आज की डेट में अगर देखा जाए तो हजारों की तादाद में क्रिप्टो करेंसीज हैं जो जिसपे खरीद फरोख्त हो रही है। दूसरी तरह का वर्चुअल डिजिटल एसेट जो है वो है नॉन फंजिबल टोकन्स। नाउ नॉन फंजिबल टोकन्स पे मैं थोड़ी देर में आऊंगी। पहले हम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ जस्ट क्रिप्टो करेंसी। जी, अब इसकी रेगुलेशन की जब बात आती है तो हमें ये देखना होगा कि भाई
वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं संपत्ति। एसेट्स माने संपत्ति तो वो है, बिल्कुल, लेकिन वो रियल स्पेस में नहीं है, वो वर्चुअल स्पेस में है। जैसे अब मेरा फोन है, वो मेरी संपत्ति है जी। वो, लेकिन इस रियल स्पेस में है, आई कैन टच एंड फील इट। अब जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं वो संपत्ति तो है लेकिन वर्चुअल स्पेस में है, उसे छूकर महसूस नहीं किया जा सकता, पर फिर भी वो एक मूल्यवान वस्तु है जी। तो ये कहना बहुत अनुचित शायद नहीं होगा कि ये सिर्फ एक एहसास है कि हमारे पास एक मूल्यवान वस्तु है जिसके जरिए हम खरीद फरोख्त कर सकते हैं, वी कैन मेक पेमेंट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ who can own this virtual digital asset? Anyone with internet connection. किसी के पास भी इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा होनी चाहिए, वो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को ओन कर सकता है। अब जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो और उसे लिंक करते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से, तो हमारा ये मतलब कॉमन नॉलेज हो जानी चाहिए, ये एक अंडरस्टैंडिंग ये ऑटोमेटिकली हमारे पास आनी चाहिए कि इंटरनेट एक ऐसा फिनोमिनन है जिसकी जो सीमाहीन है, बॉर्डरलेस है। सो जब हम सीमाहीन की बात करेंगे और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की पोजेशन की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि क्या भाई इसकी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस भी होती हैं? तो हाँ जी, बिल्कुल होती हैं। अब क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस होती हैं तो क्या वो रेगुलेटेड हैं? आज की डेट में उसके कॉन्टेक्स्ट में कोई रेगुलेशन नहीं है और रेगुलेशन होना जरूरी है, ग्लोबल स्तर पर जरूरी है। क्यों? ताकि हर लीगल रिजीम को, हर ज्यूरिसडिक्शन को ये एक क्लियर एहसास हो कि हाँ भाई ये रूल्स हैं जिसके तहत इनको रेगुलेट किया जाए। तो वो कॉमन होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए और एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल की तरह से ऑपरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक देश तो उसे पूरी तरह से बैन कर रहा है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के बिजनेस को, जैसे कोई सा भी देश हो सकता है वो, और कोई दूसरा देश है वो उसमें बिजनेस को बढ़ावा दे रहा है। अगर ये एनोमली होगी तो रेगुलेशन जो है वो बहुत ही पेचीदा मसला हो जाएगा जी। तो इसलिए जरूरी है रेगुलेशन, बहुत ज़रूरी है ताकि यूनिफॉर्म लॉज जब होते हैं, जब यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स होते हैं तो ऐसे में बहुत आसानी हो जाती है। और जब इंटरनेट ने पूरी दुनिया को जोड़ ही दिया है आपस में, तो बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेट के जरिए होने वाली जितनी ट्रांजैक्शंस हैं या जितना भी बिजनेस है उन सभी को समझने के, रेगुलेट करने के मायने जो हैं वो भी एक से हों। 102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। क्रिप्टो करेंसीज की हमने बात की। मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ हमारे RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास की बात, जो उन्होंने क्रिप्टो के रेगुलेशन की जो जरूरत है उसके बारे में कही। There is now wide recognition and acceptance of the fact that cryptocurrencies or crypto assets or crypto products, or by whatever name you call it, they involve several major risks to financial stability, to monetary systems, to cybersecurity issues, and to overall financial stability. As I mentioned, that they involve several risks and they need to be looked at. And going forward, the effort is to develop an international framework, an international architecture to deal with this problem of, these crypto assets or products or whatever you call it. The IMF and the Financial Stability Board both are working on it. The IMF is working on a paper. The FSB has been dealing with this issue. FSB focuses more on regulatory aspects. So there will be a synthesis paper between the FSB, Financial Stability Board, and the IMF on this whole issue of crypto that will come up in the later part of this year, and they will form the basis for the future discussions to develop an international architecture. अभी आपने सुना आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को बता रहे थे कि क्या परेशानियां हैं जब रेगुलेशन नहीं होती है और क्रिप्टो की रेगुलेशन जो है वो क्यों जरूरी है। मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम सुन रहे हैं आप 102.6 FM रेनबो पे, और हर हफ्ते मैं आपसे पूछती हूँ एक सवाल G20 से जुड़ा हुआ, और सही जवाब हम अनाउंस करते हैं प्रोग्राम के अंत में। आज का मेरा सवाल जो है वो जुड़ा है एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप से। G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की सेकेंड मीटिंग कब और कहाँ हुई है? आप सुनते रहिए 102.6 FM रेनबो। आकाशवाणी FM रेनबो।
म्यूजिकली योर्स 102.6 एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। मैं हूं स्वाति आपके साथ और हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुनंदा भारती, प्रोफेसर ऑफ लॉ फ्रॉम फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की ये एक्सपर्ट हैं। और इसी से जुड़ी हैं आज के हमारे जो डिस्कशन के पॉइंट्स हैं वो भी, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की। और इसमें क्योंकि ये बहुत वास्ट एरिया है, उसमें से कुछ चीज़ें हमने चुनकर जो है आज इन्हें दी हैं, जिसके ऊपर ये हमें जानकारी दे रही हैं। तो डॉक्टर भारती, आपने मुझे बताया कि NFTs का आप जिक्र कर रही थी, विच इज नॉन फंजिबल टोकन्स। जी। तो नॉन फंजिबल टोकन्स भी जो हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रूप में उभर रहे हैं। पहली बात तो ये होते क्या हैं और क्या इनका भी क्राइम और सिक्योरिटी से कोई लेना देना है, एंड व्हाट इज द नीड टू रेगुलेट देम? धन्यवाद स्वाति सवाल के लिए। मैंने पहले बताया, हम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की बात कर रहे थे। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, दो तरह के मोटे तौर पर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं। पहला तो क्रिप्टो करेंसी, दूसरा हो गया नॉन फंजिबल टोकन्स। अब सवाल आता है कि भाई ये है क्या चीज? जी। तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन फंजिबल है क्या चीज। वो फंजिबल का मतलब है समथिंग दैट कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर एन आइडेंटिकल आइटम। तो नॉन फंजिबल हुआ समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सचेंज्ड। व्हाई? बिकॉज ईच NFT is unique in itself and hence an exchange is not possible in that regard. Now, non-fungible tokens are digital assets, but they are digital copyrightable assets, right? And hence we bring in the intellectual property aspect. So because copyright is intellectual property, so अब इस चीज को समझने के लिए थोड़ी सी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करना जरूरी है। लेट्स जस्ट विजुअलाइज योरसेल्फ टू बी अ सेलिब्रिटी, ठीक है, अ ग्लोबल आइकॉन, जिसके बारे में सब लोग जानना चाहते हैं, जिसके वो क्या करता है, क्या खाता है, एनीथिंग, एनी इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, कॉमनली अवेलेबल। वो बचपन में कैसा दिखता था, ठीक है, उसके कुछ वीडियोज हैं जो अनसीन वीडियोज, अनसीन फोटोग्राफ्स, ठीक है, उसके कॉन्टेक्स्ट में जो कलेक्टर्स हैं, जो फैंस हैं, वो सब जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके पास ऐसे पोजेशंस हों, ठीक है। अब ये सब है डेटा इन रिगार्ड टू दैट सेलिब्रिटी। अब सेलिब्रिटी को now with the advent of non-fungible tokens, it is possible for that celebrity to monetize this data through non-fungible tokens. Okay. ठीक है। और अब उसके पास रेडी मार्केट भी है, एक डेडिकेटेड मार्केट ऑफ फैंस, जिसको they are willing to pay insane amount of money in order to get a hand over these photographs या जो भी, जिसको भी किसी भी चीज को non-fungible tokenize किया जा सकता है। तो अब उसने एक सपोज फोटोग्राफ लिया और उसे डिजिटल आर्टिस्ट को दिया, एक अच्छा सा स्वरूप दिया, उसको प्रेजेंटेबल बनाया और उसे एक पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉम द मार्केट चूज किया उसने और उसे बेच दिया ना। उसके एवज में जो पेमेंट होगी वो क्रिप्टो के द्वारा भी हो सकती है, नॉर्मल करेंसी के द्वारा भी हो सकती है। इसलिए क्रिप्टो करेंसी और नॉन फंजिबल टोकन्स थोड़ा सा रिलेटेड भी हैं। अब क्या हुआ, अब वेंडर के एस्पेक्ट में तो ये देख लिया, जब जिसके पास ये गया, जो ग्राहक था जिसने ये खरीदा है, उसके पास क्या मिला उसे? नॉन फंजिबल टोकन है क्या? नॉन फंजिबल टोकन सिर्फ एक लिंक है, लेकिन वो आम लिंक नहीं है जो कोई भी खोल के ओपन करके शेयर कर ले। वो एक ह्यूजली हेविली एनक्रिप्टेड, हेविली कोडेड लिंक है, विच इज meant for only that person to whom it has been sold, and hence it cannot be easily transferred. तो और इसके कॉन्टेक्स्ट में उसे एक लमसम पेमेंट हुई सेलिब्रिटी को। इसका जो रेवेन्यू मॉडल है, कैसे मनी अर्जित होता है नॉन फंजिबल टोकन से, उसका जो मोस्ट कॉमन पैटर्न है वो ये है कि अगर मैंने नॉन फंजिबल टोकन मुझे मिला, मैंने खरीदा उसे, तो मैं अगर दूसरे को ट्रांसफर करूंगी फॉर सम मनी, फॉर इंक्रीज्ड मनी, तो उसका एक शेयर, कुछ प्रतिशत ओरिजिनल कॉपीराइट होल्डर को जाएगा, यानी कि उस सेलिब्रिटी को जाएगा। उस सेलिब्रिटी ने अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं दी है, सिर्फ एक अधिकार दिया है कि हाँ, इसे यूज करिए, फोटोग्राफ को दुनिया भर को बताइए कि ये फोटोग्राफ मेरे पास है, फील प्राउड एंड यूज इट, बट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मेरी ही है। राइट, गॉट इट। NFTs बहुत ही उभरता हुआ कॉन्सेप्ट है और सेलिब्रिटीज़ की जब बात आती है तो डेफिनेटली हम सभी जो है ग्लोबल सेलिब्रिटीज़ के भी फ़ैन हैं, और ऐसे में इस तरह की एक्सेस जो है ना हर कंट्री में बहुत सारे लोगों को चाहिए होती है, और वो भी दूसरे देश के सेलिब्रिटी की भी चाहिए होती है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो गया कि एक प्रोटेक्शनिज्म, एक कॉपीराइट जिसको हम कहते हैं, वो इसका हो।
एनएफटीज को रेगुलेट करने की जरूरत है और उसको प्रोटेक्शन की भी जरूरत है, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है, कई बार हम कहते हैं कि उसे प्रोटेक्शन चाहिए, कई बार हम ये कहते हैं कि उसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि वो काम की इन्फॉर्मेशन है, वो एक ज़रूरी जानकारी है जो सभी के पास होनी चाहिए। अब ऐसे में क्या चैलेंजेस आते हैं और क्या चैलेंजेस आ रहे हैं दुनिया के आगे, इसके बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर सुनंदा भारती से। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। म्यूजिकली योर्स 102.6 एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप, और इस समय जिस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं वो है आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। जी हाँ, वसुधैव कुटुंबकम में ही निहित है ये हमारी थीम, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जिसमें हम यकीन भी करते हैं और कोशिश यही हो रही है कि सभी के सहयोग से, सभी के कोऑपरेशन से और कोऑर्डिनेशन से इस चीज को जितना हो सके उतना सार्थक जो है वो किया जाए। हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुनंदा भारती से, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात हो रही है इन कंटेक्स्ट ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। तो सुनंदा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और ग्लोबल गवर्नेंस, ये दो आपस में परस्पर विरोधी कॉन्सेप्ट्स हैं एक तरह से, तो क्या चैलेंजेस हैं इनके आपस में? देखिए, मेन चैलेंज जो मैं समझती हूँ वो है टसल बिटवीन द डेवलपमेंट एजेंडा प्रमोटेड बाय अस एज इन इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका एंड सिमिलर लाइक माइंडेड इमर्जिंग इकोनॉमीज एंड डेवलपिंग नेशंस। सो एक टसल है डेवलपमेंट एजेंडा में विजा वी द elitist agenda popularized or promoted by the Western world and quite aggressively. And particularly when it comes to intellectual property. You see, we have this World Trade Organization, which is the international UN body, जिसका main जो उद्देश्य है वो है to ensure that all the member states they get an equal or an equitable sort of treatment when it comes to matters relating to international trade and intellectual property and so on and so forth. It is also expected to support the needs of developing countries. लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले 5, 6 या 7 वर्षों में कह लिया जाए तो जो भी कॉन्वर्सेशन, जो भी वार्ता, जो भी विचार सामने प्रकट हुए हैं WTO के एजेस में की सरमाए में, वो बहुत ही पोलराइज्ड हैं, वो पोलराइज्ड हैं टुवर्ड्स द वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है, तो वो बात करेंगे, वेस्टर्न वर्ल्ड बात करेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सिर्फ जोड़ना चाहेगा मनी लॉन्ड्रिंग से, फाइनेंशियल मैटर्स से, वो जोड़ना चाहेगा एंटी ट्रस्ट इश्यूज से, जबकि हम जो कि डेवलपमेंट एजेंडा की बात करते हैं, हम कहते हैं कि भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को इतना कन्फाइन मत करिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑल्सो हैज टू बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को समझने की जरूरत है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशंस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को समझने की जरूरत है एक्सेस टू मेडिसिन के कॉन्टेक्स्ट में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को समझने की जरूरत है how this intellectual property can be used to eradicate or perhaps help reduce global hunger, global poverty. इस सब पर कोई बात करने के लिए राजी नहीं है। तो वो जो टसल होती है वो एक मेन चैलेंज है, और उसमें हमारा जो G20 का जो मीटिंग्स में होपफुली ये निष्कर्ष निकल के आएगा कि हमारा जो इंडिया का पर्टिकुलरली जो स्टैंड रहा है वो रहा है हाउ द वर्ल्ड, द इंटरनेशनल कम्युनिटी एज सच कैन कोऑपरेट टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। ठीक है, तो क्यों ना कितना ही अच्छा हो कि हम फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द बेटर डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड, ये सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैटर्स, ये सारे ये मोनोपोलिस्टिक जो राइट बेस्ड अधिकार की जो बात करते हैं उसको साइडलाइन करके हम शेयरिंग और केयरिंग की बात करें। ठीक है, तो ये सबके लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, आने वाले जनरेशन्स के लिए ये हम अपने G20 के थ्रू पर्टिकुलरली सामने रखना चाह रहे हैं। G20 एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर जब चर्चाएं होती हैं, वार्ताएं होती हैं, तो बहुत कुछ शेयरिंग भी होता है। और शेयरिंग की अगर हम बात करें तो सुनंदा जी, जो मैं जानती हूँ G20 के जरिए इंडिया पुश करने जा रहा है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है ग्रीन टेक्नोलॉजीज पे, उसको जो है उसके ऊपर एक वेवर जो है वो लाया जाए, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। धन्यवाद स्वाति। हाँ बिल्कुल,
उसके लिए समझना ये जरूरी है, या मेरा बताना जरूरी होगा एम्फसाइज करके दैट सी वी आर अ डेवलपिंग कंट्री एंड एन इमर्जिंग इकोनॉमी. हमारे R&D एफर्ट्स या कैपिटल इन्वेस्टमेंट दे माइट नॉट मैच द डेवलप्ड वर्ल्ड. ठीक है, तो देयर इज अ ह्यूज गैप insofar as usage of clean energy is concerned. There is a huge gap in the extent to which India would be using clean green energy and some developed nation would be using clean green energy. और ऐसा नहीं है कि हमें क्षमता नहीं है वो टेक्नोलॉजी बनाने की. क्षमता की बात ही नहीं है यहाँ पर. इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कैलिबर. क्वेश्चन है यहाँ पर समय का. समय नहीं है. जो चैलेंजेस हैं, जो हमारा क्लाइमेट चेंज है, इट इज इमिनेंट, वो हमारे सर पे खड़ा है. ठीक है, तो हमारे पास समय नहीं है. तो कितना ही हमारा जो स्टैंड है वो G20 के थ्रू, प्रेसिडेंसी के थ्रू ये रहा है कि भाई कितना ही अच्छा हो कि डेवलप्ड वर्ल्ड अपनी टेक्नोलॉजी हमसे शेयर कर ले, ताकि हमारा ये ट्रांजिशन, अभी हम फॉसिल फ्यूल बेस्ड सब कुछ है हमारा, वी रिलाई ऑन कोल, वी रिलाई ऑन नेचुरल गैस, ऑयल. तो ये ट्रांजिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल एनर्जी टू क्लीन ग्रीन एनर्जी एक बहुत आसान हो जाएगा अगर टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो, विदाउट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. फॉर द टाइम बीइंग जस्ट लेट keep it aside and because there is no planet B. जी, ठीक है, एक यही धरती है और यही समय है उसको प्रोटेक्ट करने का. तो वसुधैव कुटुंबकम की यहाँ पर हम एक तरह से उसी सोच को आगे टेबल पे रख रहे हैं जी, कि लेट्स थिंक टुगेदर, लेट्स थिंक एज अ कम्युनिटी. वसुधैव कुटुंबकम एक रियलिटी है. सिर्फ बात यह है कि हम एक दूसरे को ये चीज समझा सकें. और जब बात होती है क्लाइमेट चेंज की, तो ग्लोबल कार्बन एमिशंस से शुरू होकर अपने घर के कूड़े को छांटने तक, सेग्रीगेशन तक, ये पूरी तरह से हम सभी की जिम्मेदारी बन जाती है. केवल एक इंडिविजुअल की नहीं है और केवल एक कंट्री की नहीं है. बात सारी ये है कि जब आप बातचीत करके एक दूसरे से इस चीज के ऊपर एक कमिटमेंट ले सकते हैं, तब इस चीज का फायदा होता है और उस कमिटमेंट को पूरा किया जाए. क्योंकि आज तक जो है यही सुनने में आया कि डेवलप्ड वर्ल्ड ने अभी तक अपनी कमिटमेंट्स जो है उसे पूरी नहीं की हैं, और खासतौर पर क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में. तो ऐसे में G20 की बढ़ती हुई जो महत्ता है, उससे इस चीज को एक बार पॉसिबल करने की कोशिश जो है वो बिल्कुल की जा सकती है और की जा रही है. सुन रहे हैं आप 102.6 FM रेनबो पे मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम. मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम सुन रहे हैं आप 102.6 FM रेनबो पे. और निशा आ गई है लेकर हमारे लिए एक बार फिर से इस हफ्ते की सारी गतिविधियों को समेट कर अपडेट्स लेकर आई हैं. आइए जानते हैं वो हमें क्या बताने जा रही हैं. Hello listeners, it's me Nisha Bharadwaj with yet another bit of G20 updates. The second G20 Anti-Corruption Working Group meeting concluded at Rishikesh in Uttarakhand. The meeting had a wide participation of 90 delegates from 20 member countries, 10 invited countries and 9 international organizations including OECD, Interpol and IMF. At the inaugural session, the Union Minister of State for Defence and Tourism, Shri Ajay Bhatt, says, हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? नंबर 1, भ्रष्टाचार की लड़ाई मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना. इंटरनेशनल लेवल पर हमारा सहयोग होना चाहिए, क्योंकि अकेले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा नहीं जा सकता है. आज ये पूरे इंटरनेशनल लेवल की ये पूरी समस्या है, सिर्फ यहाँ की नहीं है. जो हमारी गवर्नमेंट हैं, जितनी भी हैं इंटरनेशनल लेवल की, तो वो सब इससे पीड़ित हैं. किस तरह से ये ठीक होना चाहिए, किस तरह से हम मिलकर काम कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा है, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर. जब हम ये कल्पना करते हैं, हम तो कल्पना नहीं, हमारी तो माइथोलॉजी में ही है कि हम पूरे विश्व को एक परिवार की तरफ से देखते हैं. और वसुधैव कुटुंबकम, चाहे हमसे कोई मत भिन्नता रखता हो या मित्रता रखता हो या न रखता हो, लेकिन वो हमारा परिवार का अंग है. हमारे लिए जो जैसा करता है वो जाने, लेकिन हम उसके लिए बुरा नहीं करते हैं, हम विस्तारवादी नहीं हैं. तो जब परिवार है तो करप्शन ऐसा गुण है जो सब जगह लगा हुआ है, जो हमारी प्रगति को रोकता है, विकास को रोकता है,
और कई अवांछित जो ग्रुप्स हैं उनको बढ़ावा देता है, समाज में विकृतियां फैलाता है, तो इससे सारे लोग पीड़ित हैं। इस नाते से हमने जो इसको लिया है, मैंने आपको बताया, भ्रष्टाचार की लड़ाई मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। दूसरा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए संस्थापक फ्रेमवर्क से अधिक कारगर बनाने के लिए इस ग्रुप के कमिटमेंट्स को उच्च लेवल पर ले जाना है। The three-day discussions included productive outcomes on asset recovery, fugitive economy offenders, formal and informal channels of cooperation for information sharing, institutional framework for combating corruption, and mutual legal assistance, and many other key focus areas. Well, time now to listen to the G20 delegates. I think we are on an excellent track and are looking forward to the third meeting, and we are also quite convinced that we will achieve the objective set by the Indian presidency. And I'm having the most amazing time here. We're really thankful for your warm welcome and hospitality. So I'm really feeling very honored and happy to be here. During their stay in Rishikesh, the delegates enjoyed the rich culture, heritage and cuisine of India. The third meeting of Anti-Corruption Working Group meeting will take place in August at Kolkata. The second Disaster and Risk Reduction Working Group meeting drew a successful close in Mumbai. Take a listen from the foreign delegates. The strong support of the India G20 presidency, having for the first time a DR working group that talks about investing in social protection systems through embedding it into the disaster risk financing strategies and instruments. So it is very important that at this moment we are gathering here in Mumbai for the second G20 Disaster Risk Reduction Working Group to reaffirm our commitment to implement the Sendai framework. Focus areas we want to bring to bear on G20 is advocacy, but also work going forward. The issue of resilient infrastructure stands out, and we note that between 60 to 70% of losses from disaster risk and climate is attributed to critical infrastructure. Deliberations aimed at financing disaster response, recovery and reconstruction. It focused on harnessing the role of technology and data to assess potential disaster risks and aimed to unlock private sector financing to build resilient infrastructure. Deliberations shed light on ecosystem-based approaches and role of community to leverage finance for early warning and early action. So that's all for now. It's me, Nisha Bharadwaj, signing off. And for more information, keep listening to Mission G20 Vasudhaiv Kutumbakam. 102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम हर हफ्ते लेकर आता है आपके लिए G20 से जुड़ा एक नया आयाम, एक नया डायमेंशन, और हम खोलते हैं अपनी आंखें उस रियलिटी की तरफ जो कि हमारे आगे है ग्लोबल स्तर पर, और ग्लोबल स्तर पर है उसके साथ साथ हमारे आगे अपने खुद के लिए भी है। तो इन सभी चीज़ों को आपस में जुड़ना होगा, तभी जाके हम इस चीज़ को सही कर पाएंगे, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम को सार्थक कर पाएंगे। मैंने आपसे पूछा था हमारे आज के प्रोग्राम में एक सवाल, और वो सवाल जो है मेरा वो ये था कि G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की सेकेंड मीटिंग कब और कहां हुई थी। तो उसका सही उत्तर आपने हमारे प्रोग्राम में अपडेट्स को अगर आपने ध्यान से सुना तो सुन ही लिया होगा। G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की सेकेंड मीटिंग 25 से 27 मई तक ऋषिकेश में हुई थी, और इस मीटिंग में 20 मेंबर कंट्री, साथ ही 10 गेस्ट कंट्रीज थे, और साथ ही UNODC, OECD और इस तरह के बहुत सारे हमारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उसके 90 डेलीगेट्स जो हैं इस मीटिंग में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम बात कर रहे हैं हम प्रोफेसर डॉक्टर सुनंदा भारती से, और समय थोड़ा सा बचा है। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक जो मैं पूछना चाहती हूँ, मैंने उसे लास्ट के लिए रखा है। तो डॉक्टर भारती, आप मुझे ये बताइए, हाल फिलहाल हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने कहा था पावर्ड बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया कैन बी द इनोवेशन पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड। तो एक आम इनोवेटर या स्टूडेंट के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए स्वाति, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वी आर दी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑन दिस प्लैनेट। हम ऋषि कणाद की भूमि हैं। हम अगर देखा जाए तो आर्यभट्ट और रामानुजन की भूमि है। सो वी हैव
had a very strong tradition of science and technology. So अब ये भी बात सच है कि हाँ ठीक है, कुछ समय के लिए बीच में कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस के चलते उस ट्रेडिशन पर थोड़ी सी धूल सी जम गई थी, बट वी हैव मैनेज्ड टू रिवाइव दैट. एंड हाउ वेल, ये गेज किया जा सकता है फ्रॉम द फैक्ट दैट इंडिया हैज अ टोटल ऑफ 25 इनोवेशन सेंटर्स, और हमें अभी एशिया में टॉप इनोवेशन डेस्टिनेशन घोषित किया गया है. जी. हमारा जो स्टेटिस्टिक्स गवाह हैं कि हमारा पेटेंट फाइलिंग एज वेल एज पेटेंट ग्रांट इज इंक्रीजिंग बाय द डे. वी हैव डेवलप्ड एंड वी हैव अचीव्ड अ लॉट बाय लीप्स एंड बाउंड्स. हम अगर, क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूं, मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे ये मेंशन करना चाहिए, बहुत जरूरी है, दैट वी एट दिल्ली यूनिवर्सिटी वी have this motto that we have to nurture the culture of research and development. IP, intellectual property को mainstream curriculum में लाने की बहुत ज़रूरत हमने 2011 में ही समझ ली थी, जब हमने अपना क्लस्टर इनोवेशन सेंटर बनाया. और क्लस्टर इनोवेशन सेंटर का आप बिलीव करेंगी कि उसका जो मोटो है वो ही यही है, इवॉल्विंग सेंसेस एंड डिसॉल्विंग बाउंड्रीज. क्या बात. तो ये 2011 में हमने किया. तो और अभी हाल फिलहाल में 17 मई को हमने एक नया सर्टिफिकेट कोर्स भी लॉन्च किया है ऑन पेटेंट्स. सो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं. वी आर ऑन द राइट ट्रैक. सिर्फ एक चीज हमें करने की थोड़ी सी जरूरत है, टू रीइंफोर्स दिस फेथ इन आवरसेल्व्स, टू कीप ourselves pepped up that yes we can do it. हम सक्षम हैं, संबल हैं और हम बिल्कुल कर सकते हैं. जी. इवॉल्विंग सेंसेस, डिसॉल्विंग बाउंड्रीज, वाकई में. और देखा जाए तो ये सोच केवल एक पेटेंट के साथ या एक अपने आप को डेवलप करने से जुड़ी नहीं है, बल्कि ये एक सोच ऐसी है जो कह सकते हैं कि G20 जो है वो भी उसी सोच पर काम कर रहा है. बाउंड्रीज लगातार जो है वो मिटती चली जा रही हैं, और टेक्नोलॉजी के इस दौर में हमारी बाउंड्रीज लगातार खत्म होती चली जा रही हैं. हम सभी जो है ग्लोबल सिटीजन होना चाहते हैं, हम सभी ग्लोबल सिटीजन होने का सपना भी देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस ग्लोब के जो है ना वो रास्ते सभी जो हैं वो एक से नहीं है, मंजिलें जो हैं उन्हें ढूंढना आसान नहीं है. ऐसे में ज़रूरी ये है कि ऐसा एक मैप तैयार किया जाए कि सभी लोग अपने अपने डायरेक्शंस जो है ना उसे चुन सकें, ढूंढ सकें और अपनी मंजिलों तक पहुंच सकें. डॉक्टर सुनंदा भारती, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में आने का. अगर आप चलते चलते हमारे लिसनर्स को कुछ कहना चाहें तो ज़रूर. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जानना कितना ज़रूरी है, आप चाहें तो उसके बारे में भी हमें बता सकते हैं. बिल्कुल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन राइट्स के साथ साथ क्योंकि हम एक डेवलपमेंट एजेंडा की भी बात करते हैं, हम से मतलब है इंडिया, ठीक है. तो राइट्स, अधिकारों को जानना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट कम विद इट. नाउ डिस्पाइट बीइंग एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोफेसर, आई वुड लाइक टू एम्फसाइज कि अधिकार तो जरूरी हैं, बिल्कुल जरूरी हैं, लेकिन अधिकार के साथ साथ जो ह्यूमैनिटी है, जो हमारा एक कम्युनिटी है और जो कम्युनिटी फीलिंग है, हम सिर्फ राइट्स का नारा देकर उस कम्युनिटी फीलिंग को दरकिनार कहीं ना करें, ऐसा बहुत आवश्यक है आज की डेट में. जी. ग्लोबल कंसर्न्स के आगे इंडिविजुअल जो आपके राइट्स होते हैं, कई बार उनकी तिलांजलि जो है वो दी जाती है और देनी भी चाहिए इन द यू कैन से इन द लार्जर इंटरेस्ट. और यही G20 का पर्पस है, यही उसका ध्येय है कि किस तरह से इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना सके, ताकि आप और मैं एक बेहतर समाज में, एक बेहतर दुनिया में जी सकें. मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति जो आप तक पहुंचती है सिर्फ और सिर्फ 102.6 FM रेनबो पर. आज हमने बात की प्रोफेसर डॉक्टर सुनंदा भारती से. और डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद स्वाति, धन्यवाद. इसी के साथ आज के एपिसोड को हम यहीं पर विराम लगाते हैं, लेकिन G20 जिसका आधा सफर जो है वो गुजर गया है. जी हाँ, 1 दिसंबर से शुरू हुआ था और इसके 6 महीने गुजर चुके हैं और बहुत जल्दी गुजर गए हैं. अगले 6 महीने बहुत ही इवेंटफुल होने जा रहे हैं और हर हफ्ते उसकी अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे. आप सुनते रहिए 102.6 FM रेनबो. अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम. कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी निशा भारद्वाज.